ये है रहस्य रेडियो बाय ओडिग्मा, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, रहस्य और थ्रिल। यहाँ आप सुनेंगे कुछ ऐसी कहानियां जो आपका दिल दहला देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू हो रहा है रहस्य रेडियो। This audio story is the original work of Odigma. Copying, reproduction, or redistribution of this content in any form is strictly prohibited. Any infringement will result in legal action under Section 51 and 53 of the Indian Copyright Act. रक्तिमा होटल के निस्तब्ध अंधकार कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक चौंकी। छत से उसके माथे के ठीक बीच में एक बूंद टपका, फिर दूसरा बूंद, फिर तीसरा। उसने हथेलियों से माथा पोंछा। बूंदें टपकती रहीं। पोंछते पोंछते उसकी दोनों हथेलियां गीली हो गईं, पर बूंदों का टपकना जारी रहा। आश्चर्य से उसने अपनी गीली हथेलियों को देखा। हथेलियां खून से लाल थे। एक चीख के साथ वह उठ बैठी। सपने से जागी। बेड से सटा स्विच ऑन करके लाइट जलाया। फिर हथेलियां देखी। उसे अपनी मेहंदी लगी हथेलियां खून से लाल दिखाई दे रहे थे। वह हथेलियां गोद में रखकर जोर जोर से रोने लगी। आंसू झरझर बहते रहे, फिर भी हिम्मत न हुई हाथ से पोंछने की। कहीं चेहरे पर भी खून लग गया तो? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने मेरा नाम रखा था रक्तिमा? क्यों मेरे साथ ये सब क्यों? तीनों बहनों में सबसे छोटी थी वह, पर सबसे दुलारी नहीं। 2 बेटियां होने के बाद किसी वैद्य ने दावे के साथ दवाइयां दी थी मां को कि इस बार बेटा होकर ही रहेगा। बड़ी दोनों बेटियां दादी पापा के वार्तालाप के आधार पर भैया आएगा की रट पहले से ही लगाने लगे थे। बेटे की पूरी उम्मीद के बाद फिर तीसरी बेटी। मां सुनी तो उन्हें लगा धरती फट जाए और वह उसी में समा जाए। मां का उस अनचाही बेटी का अनादर तभी से शुरू हुआ। रक्तिमा सोचने लगी, कोई शायद पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से खराब किस्मत लेकर ही पैदा होती होगी। ये समाज का नहीं, सारा दोष उस खराब किस्मत वाली का होता है। बड़ी बहन रिद्धिमा और मझली बहन चंद्रिमा के बाद जब वह पैदा हुई तो माँ बताती है उसका चेहरा बड़ी बहनों की तरह गोरा नहीं, लाल था। तो बस उस दिन से उसका नाम पड़ा रक्तिमा। बड़ी बहनों का उतरन पहनकर तन ढकना सीखा और उनकी पढ़ी किताबों को पढ़कर पढ़ना। पढ़ने में होशियार थी। ग्रेजुएशन के बाद और पढ़ना चाहती थी। फिर भी पिता ने शादी तय कर दी। क्या ना अच्छा खाता पीता परिवार मिला है, अकेला लड़का है, आगे पीछे ना ननद का झंझट ना देवर का। पहली बार तो इसकी किस्मत जगी है। हाय रे फूटी किस्मत। रक्तिमा का रोना थम ही नहीं रहा था। भगवान, सारा दोष तुम्हारा। तुमने मेरी फूटी किस्मत लिखी। माँ तुम कहाँ हो? माँ, तुमने मुझे पैदा होते ही मार क्यों नहीं दिया? 6 साल पहले विदा होकर माँ के फैलाए आंचल में चावल फेंककर जब घर से निकली थी तो पिता ने कहा था, इस घर की दहलीज पार करके जा रही हो। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। चाहे जो हो, जिंदगी भर रिश्ते को निभाना। तब से वह निभाती ही तो आई थी। बड़प्पन का गुरूर और बड़े आदमियों के खोखलेपन के साथ 2 साल ठीक ठाक बीता। उसके बाद ही शुरू हुआ
बच्चा ना पैदा कर पाने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित करना। 3 सालों में माँ बेटा जैसे उकता चुके थे उससे। रक्तिमा के माँ पिता कभी उससे मिलने आते या बेटी को भेजने के लिए कहते तो ये चाहिए वो चाहिए करके इतना बड़ा मुंह फाड़ते कि वे लोग भी अब कन्नी काटने लगे थे। फोन पर हालचाल पूछते, दिल में अथाह अभिमान लिए कह देती, हाँ मैं बहुत खुश हूं। वे मान लेते। बचपन से डरी सहमी रक्तिमा हर संभव उपाय करती सास और पति को खुश करने की, अपनी खराब किस्मत को बर्तनों की तरह मांज मांज कर चमकाने की। पर किस्मत ना चमकी। दिनों दिन ताने और लांछनाएं बढ़ती रही। फिर उस पर हाथ भी उठने लगा। आज तो हद ही हो गई। खाना बनाकर परोस कर जब सब खाने बैठे तो रोटियां थोड़ी जली निकली तो पति चिल्ला पड़े। सास बोली, रोटियां तक ढंग से सिकती नहीं महारानी से। महारानी कि नौकरानी? थकी थी, कह दिया तो आप अपने बेटे के लिए अच्छा सेक देती। झन से एक झापड़ झूठे हाथ से पति ने गाल पर मारा। मां से जान लड़ाती है साली, भाग क्यों नहीं जाती? पीछा छूटे। क्यों भागू? ताकि आप दूसरी ला सको? क्या गारंटी कि वह बच्चा दे देगी? कहकर रोती हुई भागकर बिस्तर पर पड़ गई रक्तिमा। गाल पर एक तरफ से आंसू ढलकते रहे और जूठा सूखता रहा। रोते रोते आंखें लग गई थी। अचानक तीखी महक और गीलेपन के एहसास से हड़बड़ा कर उठ बैठी। देखा पति उस पर पेट्रोल छिड़क रहा था। पति महाशय माचिस की तीली जलाने ही वाले थे कि वह झटके से उठी। माचिस उससे छीन कर दूर फेंका। चिल्लम चिल्ली गुत्थम गुत्था शुरू हुई। सास चीखती हुई रसोई से चाकू उठा लाई, उस पर झपटी। पता नहीं कहां से उसने इतनी शक्ति आ गई थी उस समय। कलाई पकड़कर हाथ से चाकू छीनते हुए उन्हें एक तरफ धक्का दिया। वह गिर पड़ी। पति रौद्र रूप में आगे आए। वह चाकू से आनन फानन उन पर वार करती गई। सास उठकर पकड़ने दौड़ी तो उन पर भी चाकू चला दिया। दोनों उसे काबू करने के लिए आते रहे और वह चाकू पर चाकू चलाती रही। कभी गले पर, कभी सीने पर, कभी हाथ पर, कभी पेट पर। 6 साल का आक्रोश यूं बाहर आता गया। वह तब तक मारती रही जब तक दोनों गिर नहीं पड़े। उसकी दोनों हथेलियां खून से लाल थे। चेहरा, कपड़े, शरीर खून से तर थे। वह हाँफ रही थी। जब दोनों निर्जीव हो गए तो अचानक ही वह थर थर कांपने लगी। कांपते कांपते वह बाथरूम में जाकर शावर खोलकर खून पेट्रोल धोती रही और रोती रही। आधा पौन घंटे बाद निकलकर जैसे तैसे सूट पहना, मोबाइल और पर्स उठाकर निकलने लगी तो ठिठक कर रुक गई। पर्स खोला। एक 100 का, एक 50 का नोट के अलावा कुछ चिल्लर पड़े थे। टेबल पर से पति का वॉलेट उठाकर खोला। 500 के 6-7 नोट हाथ लगे। सास के कमरे में जाकर अलमारी खंगाला। कपड़ों के नीचे से एक नई 100 के नोटों की गड्डी निकली। उसे भी पर्स में रखा। फिर दरवाजा खींचकर बाहर निकल आई। एक बार भी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ी। भटकते भटकते जब शरीर मन से थकने लगी, अंधेरा छाने लगा तो अचानक एक होटल के सामने आकर ठिठक कर रुक गई। द पैराडाइज 4 स्टार होटल। कुछ याद आया। हाँ, इसी होटल से तो उसकी शादी हुई थी। शादी कम रिसेप्शन। लड़के वालों की फरमाइश थी, शादी इसी होटल से करनी होगी। बड़े घर के बड़े दिल वालों ने खर्चा आधा आधा बांटा था। 100 घराती थे तो 400 बाराती। रक्तिबा ने अपने बाल ठीक किए। पर्स में से खंगाल कर एक लिपस्टिक निकाला।
सूखे होठों पर फेरा। फिर होटल के रिसेप्शन में पहुंची। बोली, मुझे एक रात के लिए रूम चाहिए। ना कोई सूटकेस ना बैग। लंबे काउंटर के उस तरफ खड़ा आदमी हैरानी और शंका से उसे देख ही रहा था कि एक लेडी रिसेप्शनिस्ट आगे आई। हाँ जी, आपको क्या चाहिए बताइए प्लीज़। अपने को स्वाभाविक रखते हुए रक्तिमा बोली, देखिए, मेरी शादी इसी होटल से हुई थी 6 साल पहले। मैं इस शहर में तब से अब दोबारा आई हूँ, एक फ्रेंड की शादी अटेंड करनी। 2-3 दिन रुकना है। सोचा शादी के भीड़ भाड़ से दूर एक रात यहाँ गुजार कर पुरानी यादें ताज़ा कर लूँ। ओके, आपको कैसा रूम चाहिए, डिलक्स या ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी? ऑर्डिनरी। उसने कॉन्फिडेंस कायम रखने की कोशिश में पर्स पर पकड़ मजबूत करते हुए शब्द को दोहराया। ओके, अभी 8 बजे हैं। सुबह 11 बजे का डिपार्चर टाइम है। 3000 रुपीज़ एडवांस। रक्तिमा ने पर्स खोलकर 6 के 6 500 के नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए। यहाँ लोकल एड्रेस, नाम और सिग्नेचर करिए। ये लीजिए रूम नंबर 303 की चाबी। आगे दाहिने तरफ लिफ्ट है। होटल के कमरे में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर धड़ाम से गिरी। उल्टी आ रही थी, रोना आ रहा था। बाथरूम में घुसी। शीशे में अपना चेहरा देखकर खुद ही जैसे पहचान नहीं पा रही थी खुद को। चेहरे पर पानी मार मार कर आंसू और चेहरा धोया। फिर मुंह पोंछकर बिस्तर पर पसर गई। होटल के नरम मुलायम बिस्तर पर गहरी नींद में आराम से चैन से सो भी गई थी, पर चैन तो कब के छीन चुकी थी। उसकी हथेलियां अब खून से लाल जो थे। रक्तिमा उठकर फिर जोर जोर से रोने लगी। वह रोती जा रही थी और अपनी लाल हथेलियों को देख रही थी। आज नहीं तो कल वो पकड़ी जाएगी, उसे जेल होगा। अदालत में उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। वह जज के सामने चीख चीख कर बताएगी जन्म से लेके आज तक की आप बीती। उस अदालत में न्याय नहीं मिलेगा तो ऊपर की अदालत में जाकर पूछेगी, भगवान, आज तुम्हें मेरे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा। तुमने मेरी इतनी खराब किस्मत क्यों लिखी? जब से लेके आज तक मुझे मेरे किस बात की सजा मिली? मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? क्यों क्यों? उसने उल्टी हथेली से आंसू पोंछे। कांपते हाथों से मोबाइल उठाकर डायल किया 100। हेलो पुलिस, मैं रक्तिमा।